मैं हूं दातू मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी। और मैं मलेशिया से आपसे मुखातिब हूं। आज मेरे साथ जो हैं उमैर सिद्दीकी हैं। ये भी मलेशिया में होते हैं। और हम एक ऐसे टॉपिक को आज कवर करना चाह रहे हैं जो कि बहुत से लोग पूछते हैं कि जी ये बताएं कि ये जो वेब 1.0 क्या था, वेब 2.0 क्या है, और अब जो आने वाला है वेब 3.0। और उसके ऊपर बहुत ज्यादा लोगों के सवालात होते हैं, उसमें जॉब स्किल्स क्या आएंगी, उसमें कैसे एक पाकिस्तान में रहता हुआ शख्स जो है वो उसे क्या करना चाहिए कि आइंदा के लिए 3 साल के लिए अपने आप को री स्किल कर सके। तो उमेर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूं कि इन्होंने इंग्लैंड से जो है अपना ग्रेजुएशन किया है। और उसके बाद ये सिटी बैंक में इससे काम स्टार्ट किया इन्होंने। और सिटी बैंक के क्रेडिट कार्ड में रहे, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड चार्टर्ड में चले गए। तो 2 साल सिटी बैंक रहे, 2 साल स्टैंडर्ड चार्टर्ड चले गए, और फिर उसके बाद वहां से भी उन्होंने छोड़ के वो स्टार्टअप्स में चले गए। और आजकल वो जो है एक बिग पे कंपनी है जो कि पेमेंट कंपनी है, उसमें एज ए हेड ऑफ प्रोडक्ट मैनेजर मैनेजमेंट काम करते हैं। तो ये आपको खैर हम पेमेंट के ऊपर किसी वक्त और करेंगे प्रोग्राम। लेकिन अभी मेरा सवाल जो उमेर से है वो ये है कि जरा सा वो हमें ये एक्सप्लेन करें कि जी वेब 1.0 क्या है, 2.0 क्या है, वेब 3.0 क्या है, ताकि एक क्लैरिटी आए कि जो 3.0 आ रहा है ये क्या है। उमेर। जी अस्सलाम वालेकुम दातो आरिफ। और ये आपने बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक चुना है आज के लिए, जो कि मेरे ख्याल से आजकल आप कोई भी न्यूज़ देख लें या कहीं पे भी देख लें, यही टॉपिक है जो कि डोमिनेट कर रहा है। तो इस पे आज हम थोड़ी सी बात करेंगे और ब्रेक डाउन करेंगे। तो आपका सवाल है कि वेब 1.2 से लेके वेब 3.0 तक की एवोल्यूशन क्या रही है, तो उसके ऊपर मैं एक बहुत बेसिक ओवरव्यू पहले देता हूँ, फिर हम उसके अंदर डिटेल में जाना शुरू करेंगे। तो अगर हम वेब 1.0 को देखें, वेब 1.0 इंटरनेट के साथ शुरू हुआ, और वेब 1.0 आप कहने एक बहुत ही बेसिक और ब्लैंड इंटरनेट था। एच टी एम एल, यू आर एल और एच टी टी पी जो हमारी बेसिक वेबसाइट्स की प्रोटोकॉल है, वो इस दौरान इन्वेंट हुई। और नेटस्केप जैसे वेब ब्राउजर के साथ वो जो दुनिया में लोग हैं उन तक पहुंची। तो एक नेटस्केप जैसे ब्राउजर्स ने एक अवेलेबिलिटी दी कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से थ्रू अ नेटवर्क, थ्रू अ इंटरनेशनल नेटवर्क, जो कि इंटरनेट का मतलब है, कैसे कनेक्ट हो सकता है। वेब 1.0 की इंटरनेट का स्टार्ट था। इंटरनेट बबल भी इस दौरान हुआ, लेकिन इस टाइम पे जो वेबसाइट्स होती थी वो बहुत बेसिक होती थी। और मोस्ट ऑफ द कंटेंट जो आपको मिलता था उस टाइम की पॉपुलर वेबसाइट्स, अगर हम देख लें आस्क जीव्स या yahoo.com या msn.com, वो ज्यादातर कंटेंट जो कंपनीज ने वो वेबसाइट बनाई थी, एमएसएन या याहू ने, वही उसके ऊपर कंटेंट भी डाला करते थे। ये वेब 1.0 था। वेब 1.2.0 का स्टार्ट मेरे ख्याल से 2003 या 2005 से आप कह सकते हैं हुआ। और वेब टू और इसका सबसे बड़ा रीजन वेब 2.0 का आने का मेरे मेरे हिसाब से ये था कि एक तो जो है इंटरनेट अवेलेबिलिटी बेहतर हुई लोगों की। हम लोग बेसिक जो फोन मोडेम होते थे उससे हम लोग ब्रॉडबैंड की तरफ मूव होना शुरू हुए, तो ज्यादा लोगों के पास इंटरनेट का एक्सेस था। और दूसरी बात है कि लोगों के मोबाइल फोन्स पे स्मार्टफोन आना शुरू हो गया, मोबाइल फोन्स पे इंटरनेट आना शुरू हो गया। तो इसके साथ साथ होना ये शुरू हुआ कि एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया। वेबसाइट्स वेब 1.0 की थी, लेकिन 2.0 इंटरनेट इसलिए बना क्योंकि उन्हीं वेबसाइट्स में बहुत ही ज्यादा आप कहने इंटरैक्टिव सोशल कनेक्टिविटी आना शुरू होगी। इसको अगर मैं समझाऊं तो आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा फेसबुक या माई स्पेस शुरू में, जिसमें जो वेबसाइट थी फेसबुक या माई स्पेस, वो एक वेब 1.0 की वेबसाइट थी। लेकिन उसके ऊपर होता क्या था कि लोग अपनी प्रोफाइल बनाते थे और अपना कंटेंट डालते थे, और वो एक तरीका बन गया कि आप अपने कैसे स्कूल के कॉलेज के दोस्तों के साथ इन टच रहें। वो एक तरीका बन गया इन फेसबुक और माई स्पेस जैसी वेबसाइट के। थोड़ा हम आगे चले, आजकल के जमाने तक पहुंचे, तो इंस्टाग्राम और टिकटॉक आ गई हैं। और इंस्टाग्राम और टिकटॉक में, और जो ये जो वेब 2.0 की बेसिक डेफिनेशन भी एक आप कह सकते हैं कि है, वो ये है कि जो कंटेंट है वो यूजर्स बना रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आप यूट्यूब देख लें, टिकटॉक देख लें, नो लॉन्गर जो कंपनीज उन वेबसाइट्स को बना रही हैं वो कंटेंट बना रही है, बल्कि जो इंटरनेट का एक कंटेंट है वो यूजर ड्रिवन। और इसमें जो सबसे बड़ा शिफ्ट आया है वो ये भी आया है कि हम लोग एक इंटरनेट के यूजर से एक इंटरनेट का प्रोडक्ट बन गए हैं हम लोग। तो हमारी जो इंफॉर्मेशन है, मेरा नाम, मेरी डेट ऑफ बर्थ,
मैं क्या सर्च करता हूँ, मुझे कौन सी वेबसाइट देखना पसंद है, मुझे कौन सी वेबसाइट देखना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं कौन सा स्पोर्ट्स फॉलो करता हूँ, कौन सी टीम फॉलो करता हूँ, ये इंफॉर्मेशन इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक वाले लोगों के पास है। और इसी की बेसिस पे वो अपना जो उनका आप कह लें एक एआई है, वो बेस करता है कि मुझे क्या कंटेंट दिखाना चाहिए। तो हम लोग एक इंटरनेट यूजर से एक इंटरनेट प्रोडक्ट भी बन गए, और जो इंटरनेट का प्रोडक्ट इटसेल्फ है वो सिर्फ उन कंपनीज के हाथ में नहीं रहा जो वेबसाइट बनाती है, बल्कि यूजर्स के हाथ में आ गया। एक बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी है। ज्यादातर अगर आप इंटरनेट का आजकल कंटेंट देख लें, वो है वेबसाइट्स पे, लाइक यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम। ये मेरे पास स्टैट होता था, अभी मेरे पास नहीं है, ये हम बाद में नीचे उसमें डाल सकते हैं कि कितना इंटरनेट का कंटेंट इस वक्त टिकटॉक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब की वेबसाइट पे। अब बेसिकली ये वेबसाइट्स हैं तो वेब 1.0 की वेबसाइट, लेकिन इन पे जो कंटेंट आ रहा है वो वेब 2.0 का कंटेंट है, यूजर ड्रिवन कंटेंट है, नॉट क्रिएटेड बाय द कंपनीज देमसेल्व्स। तो ये हो गया आपका वेब 2.0, जो कि मेरे ख्याल से ज्यादातर चला फ्रॉम 2005 से लेकर 2020। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब वेब 1.0 से हम वेब 2.0 जाते हैं और उसके बाद अब वेब 3.0 की बात करेंगे, इसमें ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब वेब 1.0 से हम वेब 2.0 पे जाते हैं तो वेब 1.0 खत्म नहीं हो जाता। ये एक इंटरनेट की एवोल्यूशन फेज है। तो जैसे वेब 2.0 पे हम पहुंचे तो वेबसाइट जो थी वो वेब 1.0 की थी। जो फेसबुक है, जो आपका माई स्पेस है, जो आपका इंस्टाग्राम है, वो बनी उन्हीं प्रोटोकॉल्स में जो वेब 1.2 के, लेकिन उनपे जो हो रहा था वो वेब 2.0 था। अब हम आ जाते हैं वेब 3.0 पे, और ये मेरे ख्याल से इंटरनेट का नेक्स्ट फेज ऑफ एवोल्यूशन है। नेक्स्ट फेज ऑफ एवोल्यूशन। और आपने सुना होगा कि फेसबुक ने रिसेंटली नाम अपना चेंज करके मेटा रख दिया। और वेब 3.0 में आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। मार्क जकरबर्ग जो फेसबुक के फाउंडर है, उनके एक कोट के थ्रू उनसे पूछा गया कि भाई आपने अपनी कंपनी का नाम मेटा क्यों रख दिया फेसबुक से चेंज करके। तो मार्क जकरबर्ग का ये रिस्पॉन्स था कि देखें, अभी तक वेब 2.0 में जो हमारी एक सोशल कनेक्टिविटी है, जो हमारी एक सोशल नेटवर्किंग है, वो बड़ी टू डायमेंशनल रही है। मतलब आप जब फेसबुक पे जाते हैं, आपको एक पेज दिखता है, आपके जो दोस्त हैं उनकी आपको पिक्चरें दिखती हैं, उनकी आपको वीडियोस दिखती हैं, लेकिन ये सारी चीजें टू टू डायमेंशनल है। वेब 3.0 का उसका कहने का ये मकसद था कि अब हम सोशल कनेक्टिविटी को एक 3 डायमेंशन में लेके जाना चाहते हैं। तो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। कहना बड़ा आसान है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट बहुत सारे इन्वॉल्व हैं। जब आप कहते हैं कि 3D का क्या मतलब है, 3D में आ जाता है आपका मेटावर्स, जिसका नाम जो आई थिंक लोगों ने काफी सुना होगा। मेटावर्स एक एक ऑनलाइन दुनिया आप कह लें, जो कि इस वक्त ऑलरेडी सैंडबॉक्स जैसी कंपनीज बना चुकी हैं, और फेसबुक का प्लान है बनाने का, लॉन्च करने का। उसके अंदर एआई की काफी कंपोनेंट्स हैं कि कैसे कंप्यूटर लर्निंग जो है वो फ्यूचर ऑफ कंटेंट है। और इसमें जो तीसरा एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डिसेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब यह है कि इसमें कोई जरूरत नहीं है कि एक सेंट्रलाइज वेब होने की, क्योंकि कंटेंट वेब 2.0 में ऑलरेडी डिसेंट्रलाइज हो चुका है। यूट्यूब जो एक कंपनी है और टिकटॉक जो एक कंपनी है, वो अपना कोई कंटेंट नहीं बनाती, उनका कंटेंट लोग बनाते हैं। तो इसका ये भी मतलब है कि उन सारे डेटा को एक जगह पे स्टोर करने की जरूरत नहीं है। उस वो डेटा भी डिफरेंट जगहों पे स्टोर हो सकता है, जो कि ऑलरेडी हो रहा है। और तीसरा ये इसमें है कि जिसको हम कहते हैं हमारी इंडस्ट्री में, प्रोडक्ट इंडस्ट्री में, बॉटम्स अप डिजाइन, के नो लॉन्गर इंटरनेट जो है वो एक बहुत छोटा ग्रुप कंट्रोल करेगा, क्योंकि वेब 2.0 में पूरा इंटरनेट कंट्रोल्ड है फेसबुक या टिकटॉक या इंस्टाग्राम जैसी कंपनीज के बाद। और इंस्टाग्राम और फेसबुक एक ही कंपनी है मेटा के अंदर। वेब 3.0 में जब जैसे ही हम मूव होना शुरू करेंगे तो इंटरनेट का कंट्रोल ज्यादा वापस यूजर्स के पास आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप देखें, अगर इस तरह एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, जो कंटेंट आप बना रहे हैं यूट्यूब पे, जो कंटेंट लोग लड़के बना रहे हैं पाकिस्तान में टिकटॉक में, वो कंटेंट उनका अपना है, लेकिन टिकटॉक सिर्फ एक जरिया है जिसके थ्रू वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वेब 3.0 के अंदर जब हम जाना शुरू करेंगे, जो वेब 3.0 की एप्लीकेशन है, मेटावर्स वगैरह, उसमें शायद ये मिडिल मैन जिनको आप यूट्यूब और टिकटॉक कहते हैं, इसकी भी जरूरत ना पड़े। तो वेब 3.0 अगर मैं इसको सम अप करना चाहूँ तो वेब 3.0 इंटरनेट का एक नेक्स्ट फेज है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन होगी, जिसके अंदर एक बॉटम्स अप डिजाइन होगा। ओपन सोर्स का एरा की तरफ हम जाने की कोशिश स्टार्ट में है इस वक्त वेब 3.0 के साथ।
तो इस पे अब हम और डिटेल में बात करेंगे बेस्ड ऑन योर अच्छा क्वेश्चन, ये, लेकिन ये मेरा बेसिक हाँ आइडिया मुझे है। जरा ये बताइए कि वेब 3.0 में अब तक जो लोग देख पाए हैं, उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि जी हम मेटावर्स की तरफ जा रहे हैं, मेटा कर रहे हैं, या 3.0 की तरफ जा रहे हैं। इसी तरीके से फेसबुक ने कहा, इसी तरह से और बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने ये बात की। साथ साथ बहुत से लोग अब ये कहने लगे हैं, क्योंकि सैंडबॉक्स के ऊपर सिर्फ गेमिंग हो रही है, तो उनके जहन में सिर्फ शायद ये आता है कि वेब 3.0 जब हम मेटा की बात करते हैं तो कोई एक गेमिंग का सैंडबॉक्स है, या गेमिंग की एक जगह है जहां पर लोग आके गेम खेलते हैं। तो अभी तो अगर आप सैंडबॉक्स को एज ए एग्जाम्पल ले लें, तो वहां पर जो 23 एक्सपीरियंसेस या जो एक्सपीरियंसेस है वो बहुत ज्यादा गेमिंग की तरफ है। तो आपका क्या व्यू है कि अभी ये मिच्योर हो रहा है, कितना अरसा इसे मिच्योर होने में लगेगा? और तीसरा इसका हिस्सा जो है सवाल का, ये कि इन फ्यूचर ये वेब 3.0 आपकी नजर में किस तरफ जाएगा? हाँ देखिए, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा है, और इसका जवाब मैं इस तरह से देना शुरू करूंगा कि देखें, वेब 3.0 तो अब लोगों ने बोलना शुरू किया है, लेकिन मेटावर्स जो एक कॉन्सेप्ट है वो 2-3 साल से जो है चल रहा है। और मेटावर्स जो कॉन्सेप्ट है, ये फेसबुक या माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज ने जो एक्सप्लोर करना स्टार्ट नहीं किया था। ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था बहुत अर्ली स्टेज क्रिप्टो करेंसी के स्टार्टअप्स, ठीक है, जिसमें आपने सैंडबॉक्स का एक नाम दिया है, माना, डिसेंट्रलैंड एक और एक है, और ऐसे बहुत सारे हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री में जो कि मेटावर्स बनाना चाहते हैं। तो मार्क जकरबर्ग से 2-3 साल पहले इन कंपनीज ने स्टार्ट कर दिया था। अच्छा देखें, फिर मार्क जकरबर्ग का भी जवाब यही था, और जो बिल गेट्स, जो माइक्रोसॉफ्ट और एसेंचर साथ मिलकर कर रहे हैं, उनका भी यही है कि एक्चुअली जो मेटावर्स का पर्पस है वो एक है कि टू टेक इट सोशल नेटवर्किंग टू द नेक्स्ट लेवल, नॉट गेमिंग। सोशल नेटवर्किंग में फिर और भी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, जैसे आप देखें असेंचर है, अब उनकी काफी सारी बोर्ड मीटिंग्स जो है वो सैंडबॉक्स पे होती हैं, असेंचर जैसी कंपनीज की। तो इसमें क्या है कि हम लोग एक इस एज में रह रहे हैं कोविड के बाद, जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम एक बहुत नॉर्मल चीज बन चुकी है, इट्स अ रियलिटी ऑफ लाइफ बन चुकी है। और उसके अंदर अब जब हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो अब वर्क फ्रॉम होम करने के भी इफेक्टिव तरीके ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं लोग। और वर्क फ्रॉम होम के अंदर जो आपकी टीम्स की कोलैबोरेशन रहनी चाहिए, क्योंकि आप फेस टू फेस तो लोगों से नहीं मिल रहे हैं रोज, उसमें मेटावर्स एक सबसे बेस्ट सोल्यूशन लोगों के सामने आ रही है। तो आपके टीममेट्स चाहे दुनिया में कहीं पे भी बैठे हो, आपके कोडर्स रशिया और यूक्रेन में बैठे हैं, आपके प्रोडक्ट मैनेजर सिंगापुर और मलेशिया में बैठे हैं, और आपके सेल्समैन नॉर्थ अमेरिका में बैठे हैं, तो रोज सुबह वो लोग जूम मीटिंग भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। और जूम मीटिंग्स हो भी रही हैं आजकल। लेकिन एसेंचर जैसी कंपनीज क्यों इसको एक स्टेप फर्दर लेके जाना चाह रही है कि हम जूम मीटिंग की जगह ये मीटिंग्स करेंगे सैंडबॉक्स के ऊपर? क्योंकि जो एलिमेंट आता है कनेक्टिविटी का, कि आपके सामने एक पर्सन बैठा हुआ है। अच्छा, इसमें जब मैं एआई की और उसकी बात करना शुरू करूंगा लेटर ऑन, तो आपके 3D ग्लासेस भी आ जाते हैं, तो रियली आपको लगेगा पर्सन आपके सामने बैठा है, लेकिन वो थोड़ा सा आ गया। लेकिन गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन, गेमिंग लोगों के जहन में इसलिए सबसे पहले आती है क्योंकि ये इंडस्ट्री क्रिप्टो करेंसी के थ्रू एक्सप्लोर होना शुरू करी। यंग यंग लड़कों ने जो है मेटावर्स पे काम करना शुरू किया, तो जो सबसे पहली एप्लीकेशन उन लोगों के सामने आई वो गेमिंग थी, कि हमने ये एक बड़ी अच्छी चीज बना दी, अब इसमें क्या करें, गेम खेलते हैं, एक दूसरे से शर्त लगाते हैं, गेम पैसे कमाएंगे, लाइक यंग लड़कों का ये तरीका था। लेकिन जब मेटावर्स और मेटा और माइक्रोसॉफ्ट ने इस इंडस्ट्री में जो है इंटरेस्ट लेने शुरू करी, तो उनकी इंटरेस्ट गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं थी, उनकी इंटरेस्ट थी सोशल नेटवर्किंग को कैसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। अगर आप मार्क जकरबर्ग का सबसे पहला इंटरव्यू देखें, जो मैंने अभी थोड़े पहले भी बोला है कि आपने नाम मेटा क्यों चेंज किया, उसने कहा सिर्फ एक एम है, और वो ये है कि हमें सोशल नेटवर्किंग को 2D से 3D लेके जाना है, यानी कि सोशल नेटवर्किंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। अब हमने फेसबुक ने पॉसिबल किया कि आप अपने जो पुराने दोस्त हैं आपके, जो जिनसे आप कीप इन टच रहना चाहते हैं, वो फेसबुक ने पिछले 20 साल में पॉसिबल किया। अब नेक्स्ट फेसबुक करना चाहता है कि कैसे आप उन लोगों के साथ बैठ सके बगैर, विदाउट लाइक बीइंग विद देयर विद देम, आप कैसे अपने लव वंस के साथ रह सकें। तो ये पॉसिबल होगा मेटावर्स के थ्रू। तो अच्छा, ये मैं आपके इसमें जैसे अभी आपने बताया कि ये एक 3D के अंदर पूरा मेटावर्स का कॉन्सेप्ट है,
और ये उसका एक हिस्सा है। मेटावर्स तो काफी बड़ा है बिल्कुल। और उसमें पेमेंट्स आ जाती हैं, उसके अंदर और दूसरी चीजें आ जाती हैं, लेकिन हम अभी सिर्फ इसको 3D को लेके चलते हैं कि 3D में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। पहली तो बात यह है कि जब आप 2D में होते हैं तो कंप्यूटर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ही कम होती है। मसलन जो मैं अगर यूज कर रहा हूं तो मेरा भी कंप्यूटर जो लैपटॉप है वो एक आम लैपटॉप के ऊपर मैं वेब 2.0 कर सकता हूं या 2D के अंदर कर सकता हूं। लेकिन जब मैं चला जाऊंगा 3D के अंदर तो हो सकता है कि मुझे बहुत हाई पावर लैपटॉप चाहिए। इसी तरह से जिस कंपनी ने भी ये मेटावर्स बनाया है या ये दुनिया बनाई है जिसको आप कह लें 3D दुनिया और एक वर्चुअल दुनिया, तो वो चाहे सैंडबॉक्स हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का हो, चाहे वो फेसबुक का हो, मेटा का हो, उनको एक बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है अपनी हार्डवेयर और टेक्नोलॉजी के ऊपर। क्योंकि जब जी। आप 3 डायमेंशन के अंदर चलते हैं तो जो आपके जो डॉट्स हैं वो ग्राफिक के अंदर जब काम करते हैं तो वो बिल्कुल गेम की तरह होते हैं और उसमें बहुत ही हैवी आपको प्रोसेसिंग की जरूरत होती है। तो एक तो ये आ जाए कि क्या ये जो सारा कुछ है इसमें कितना अरसा लग जाएगा, कि क्योंकि फौरी तौर पर तो इतना ये 3D के अंदर ये सब कुछ नहीं बनाया जा सकता, इसमें टाइम लगेगा। और दूसरी चीज ये कि वो अपनी इस कॉस्ट को जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर वो करने जा रहे हैं, क्या वो सिर्फ रेलेवेंट रहने के लिए ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या वो उनको रिटर्न होगा, और अगर रिटर्न होगा तो उनके पास कोई बिजनेस केस भी है। देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है और मेरा पर्सनल ओपिनियन इसमें यह है कि देखें, मार्क जकरबर्ग ने ना थोड़ी सी जल्दी कर दी अपनी कंपनी का नाम मेटा चेंज करने में, क्योंकि आपका पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है कि ये चीजें जो है ये अभी फॉरेन जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। जो आप कह रहे हैं कंप्यूटिंग प्रोसेसिंग पावर जो चाहिए और जो सिर्फ इक्विपमेंट भी चाहिए। जब हम 3D की बात करते हैं तो क्या हर बंदे के पास 3D ग्लासेस है? आंसर है नहीं। तो मार्क जकरबर्ग ने ऑब्वियसली, जो आपका सवाल है, हाइप में आके क्रिप्टो की हाइप जो है बहुत ज्यादा थी 2019 2020 में। जो सैंडबॉक्स जो मेन एक कंपनी है उसका सॉफ्ट बैंक जैसे बैंक ने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करी, उनका मेन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर है। और सैंडबॉक्स का जो टोकन भी है, उनका अपना क्रिप्टो करेंसी का टोकन था, वो कोई आई थिंक 2000-2000% ऊपर भी गया था उस दौरान। तो ऑब्वियसली एक हाइप थी, जिस हाइप में ये कंपनी जो है बहुत ज्यादा जो है फॉल इन हो गई। लेकिन मेरा इस सवाल का ये जवाब है कि देखें, मेटावर्स ऑब्वियसली सिर्फ वेब 3.0 का मतलब मेटावर्स नहीं है। और वेब 3.0 का मतलब सिर्फ एक क्या कहते हैं एआई और 3D भी नहीं। अब मैं आपको एक बताता हूँ इस वक्त वेब 3.0 की सबसे बेस्ट एप्लीकेशन क्या है। वेब 3.0 की सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है वेब वॉलेट्स। अब बहुत टाइम से ये प्रॉब्लम रही है कि ऑनलाइन जब आप जाते हैं, जब आप चीजें खरीदते हैं इंटरनेट पे, ये सब लोग सभी मानते हैं कि बिटकॉइन और ये जो करेंसीज है इनकी इन्वेंशन हुई थी एज अ मनी ऑफ द इंटरनेट। जो हमारी ट्रेडिशनल मनी है, जो हमारे ट्रेडिशनल क्रेडिट कार्ड है, ये इंटरनेट पे पे करने का इफेक्टिव तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि पहली तो बात है, स्कैम्स बहुत होते हैं, क्रेडिट कार्ड स्कैम्स। आप अपनी डिटेल्स कहीं पर डालें, आपको जो है पीछे से अगर डेटा लीक हो जाए तो आपको आप स्कैम भी हो सकते हैं। ऊपर से ये भी है कि जब आप ऑनलाइन किसी चीज की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, वो हर महीने आपके क्रेडिट कार्ड पे चार्ज करते रहते हैं। जब आपको कैंसिल करनी हो तो वो आपके लिए कैंसिलेशन के लिए बहुत प्रॉब्लम बनाते हैं। लेकिन आपके पास और कोई तरीका है नहीं, क्योंकि आप इंटरनेट पे कैश से तो पे कर नहीं सकते। तो वेब वॉलेट्स जो इस वक्त हैं, जिसमें से सबसे पॉपुलर मेटा मास्क है जो कि इथीरियम का वेब वॉलेट है, वो मेरे ख्याल से एक सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है वेब 3.0 की, क्योंकि वो सिर्फ एक वॉलेट नहीं है, वो आपकी डिजिटल आइडेंटिटी है। अब अगर आपके पास मेटा मास्क वॉलेट है, इंस्टाग्राम ने मेटा मास्क के साथ जो है वो इंटीग्रेशन इंस्टाग्राम और ट्विटर ने जो है पूरी कर दी है। तो अगर मैं जाऊं और अपना वेब वॉलेट जो है इंस्टाग्राम और ट्विटर के अंदर प्लग इन करूं, जो कि एक वन बटन होता है जिससे वो प्लग इन होता है, अब मुझे इन वेबसाइट पे केवाईसी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन वेबसाइट को पता चल गया कि मैं कौन, बाय प्लगिंग इन माय वॉलेट। और ऊपर से क्योंकि उनको पता चल गया मैं कौन हूं, उनको ये भी पता है मेरे वॉलेट में कितने पैसे हैं, तो दे हैव ट्रस्ट कि अगर मैं उनकी वेबसाइट से कुछ खरीदूं तो मैं उनको पे कर सकता हूं। तो जो वेब वॉलेट्स हैं मेरे हिसाब से वो वेब 3.0 के इस वक्त सबसे बेस्ट यूज केस हैं। फैंटम वॉलेट हो जाता है जो कि सोलाना ब्लॉकचेन का है, और मेटामास्क वॉलेट हो जाता है जो इथेरियम ब्लॉकचेन का है। वो क्योंकि सिर्फ नाम उसका वॉलेट है, लेकिन वो सिर्फ वॉलेट नहीं है, वो आपकी डिजिटल आइडेंटिटी है।
आप किसी भी वेबसाइट पे जाके इस वेब वॉलेट को प्लग इन करें, उसके बाद आपको केवाईसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इन द फ्यूचर। और अभी उसका क्या यूज केस है कि आप इंटरनेट पे कहीं पे भी जहां पे वेब वॉलेट्स एक्सेप्टेड होते हैं वहां पे आप पेमेंट्स कर सकते हैं, इस डर के बगैर कि आप स्कैम होंगे, क्योंकि ब्लॉकचेन आपको पता है एक अनहैकेबल एंटिटी है, खासतौर पे जो अच्छी ब्लॉकचेन है इथेरियम और बिटकॉइन। और आपको जो फ्यूचर रिकरिंग कॉस्ट है इसका ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन आपको साइन करना होगा। तो जो वेब वॉलेट्स हैं, द ट्रू मनी ऑफ द इंटरनेट, जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये शायद इंटरनेट के लिए बेस्ट नहीं है। तो गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन, बहुत ज्यादा मेटावर्स की बात होती है, बहुत ज्यादा 3D की बात होती है, बहुत ज्यादा एआई की बात होती है, लेकिन आपने बिल्कुल सही बोला कि इसकी जो लिए प्रोसेसिंग पावर चाहिए, इसके लिए जो हार्डवेयर चाहिए, उससे अभी हम बहुत दूर हैं। तो शायद फेसबुक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जंप द गन, मार्क जकरबर्ग ने थोड़ी सी कर दी। लेकिन जो मेरा दूसरा पॉइंट उसमें यह था कि इसका यह मतलब नहीं है कि वेब 3.0 इस वक्त कंप्लीट फेलियर है। वेब 3.0 के और बहुत सारे यूसेजेस इस वक्त हैं जो कि लाइव है, जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया वेब वॉलेट का, और दूसरा एग्जांपल आपने खुद दिया गेमिंग का, जो कि मेरे ख्याल से काफी अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि इस वक्त इसमें क्या हुआ है कि गेमिंग से अब जो यंग लड़के हैं उनको जॉब करने की जरूरत नहीं है, वो गेमिंग से पैसे भी कमा सकते हैं। अगर कोई बंदा अपनी एक नॉर्मल पाकिस्तान में स्टार्टिंग जॉब आपको 50-60 थाउजेंड रुपीज की मिलती है, उससे अच्छा अगर कोई लड़का 3-4 हज़ार डॉलर गेम खेल के बना रहा है ऑनलाइन, तो वो भी मेहनत करके कमा रहा है, दैट्स ऑल्सो गुड। तो ये दो मेरे ख्याल से इस वक्त वेब 3.0 के सबसे बेस्ट यूज केसेस हमारे सामने आए हैं, अच्छा। नॉट मेटावर्स। अच्छा, मैं थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहा हूं, और इस पर्सपेक्टिव से कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि गेम जो है खेलना ठीक नहीं है कंप्यूटर के ऊपर, और कोई इससे पैसे नहीं कमाए जा सकते। तो उन पाकिस्तानियों के लिए थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दें कि जी ये जो गेमिंग अभी आ रही है और आगे चलकर वेब 3.2 में ये और ज्यादा आएगी, इस वक्त लोग कैसे इसमें से गेम खेल कर पैसे बनाते हैं। लेकिन ये भी जो है ना, मेरे ख्याल से एक साइकिल होती है। जब इंटरनेट पहले आया था तो लोग कहते थे इंटरनेट बच्चों के लिए खराब है। फिर बहरहाल आप देखें, आज कह लें फेसबुक के अकाउंट पाकिस्तान में सभी लोगों के पास है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो या ग्रैंड पेरेंट्स हो। लोगों ने बोला फेसबुक भी बुरा है, इंटरनेट भी बुरा है, एमएसएन भी बुरा है, अब वो अकाउंट सबके पास है। अब ये भी हालत है कि टिकटॉक अकाउंट भी सारे लोगों के पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स के पास है। तो ये एक एवोल्यूशन होती है, गेमिंग भी इस एवोल्यूशन का पार्ट है, जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा। वेब 3.0 ने ये इनेबल किया है एक कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं प्ले टू अर्न। मतलब आप गेम खेलें और आप उसमें पैसे कमाएं। अच्छा, उसमें प्ले टू अर्न में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। बहुत एक वाइड कॉन्सेप्ट है एक्सप्लेन करना। इसमें थोड़ा बहुत एलिमेंट जो है कुछ साइड पे गैम्बलिंग का भी होता है, जो कि मेरे ख्याल से सही नहीं है हमारी हमारी कंट्री में जो है उन टाइप की चीजों को प्रमोट करना। लेकिन जो दूसरा उसका एलिमेंट है कि आप एक नॉर्मल गेम्स खेल के पैसे कमा सकते हैं, वो मेरे ख्याल से जो है लोगों को, इवन अपने बच्चों को एनकरेज करना चाहिए। क्योंकि मेरे हिसाब से इस वक्त जो पाकिस्तान में एक लोगों की स्टार्टिंग पेज है वो कम है बनिस्बत जो इन गेम खेल के ये बच्चे कमा रहे हैं। और इन गेमिंग में बेसिकली क्या होता है कि आप एक गेम खेलते हैं, जितने देर आप गेम खेलते हैं उसकी आपको एक पेमेंट जो है वो वेबसाइट गेम खेलने की देती है। अच्छा, वो पेमेंट आपको क्यों दे रही है? वो वेबसाइट आपको पेमेंट इसलिए दे रही है कि आप उनका गेम खेल रहे हैं, यानी कि आप उनके यूजर्स बढ़ा रहे हैं, जो ज्यादा यूजर्स ऑनलाइन है। जितनी उनकी वेबसाइट पे ज्यादा यूजर्स ऑनलाइन होंगे, उतनी उनकी वेबसाइट की वैल्यू बढ़ेगी। क्योंकि जब आप एडवर्टाइजर्स को अपना स्पेस बेचने जाएंगे, आप कहेंगे देखिए मेरी वेबसाइट पे हमेशा 3 लाख लोग ऑनलाइन होते हैं हर महीने, तो इसके पैसे डायरेक्टली वो दे रहे हैं यूजर्स को। और ये वेब 3.0 का मैजिक है, जो मैंने शुरू में बोला था कि जो यूजर जो है वेब 2.0 में प्रोडक्ट बन गया था कंपनीज का, अब वो प्रोडक्ट हम वापस ले रहे हैं। फेसबुक इस वक्त आपकी इंफॉर्मेशन बेच के पैसे कमा रहा है, बहुत पैसे कमा रहा है। इंस्टाग्राम भी आपकी इंफॉर्मेशन, और उस पैसे का एक भी सेंट आपको नहीं मिल। वेब 3.0 में क्या हो रहा है कि लोग कह रहे हैं ठीक है आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम दूसरी कंपनीज को बेचेंगे, लेकिन उसका जो रेवेन्यू है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये जो प्ले टू अर्न आप गेम खेल रहे हैं, लोग कहते हैं कि भाई क्यों आपको कंपनी पैसे दे रही है? वो कंपनी आपको पैसे इसलिए दे रही है कि वो चाह रही है कि आप आए उनके प्लेटफॉर्म पे खेलें, कि उनकी वैल्यू बढ़े, उनके पास एडवर्टाइजर्स आए कि मुझे आपकी वेबसाइट पे एडवर्टाइज करना है, 3 लाख लोग आपकी वेबसाइट पे खेल रहे हैं, और इन जो बच्चे खेल रहे हैं उस वेबसाइट पे उनको उस वेबसाइट को यूजर्स देने का एक फेयर रिवॉर्ड मिल रहा है मेरे हिसाब से। तो ये वेब 3.0 का मैजिक है कि कैसे आप गेम खेल के पैसे बना सकते हैं, बिल्कुल लीगली। इसमें कोई कुछ इलीगल नहीं है, और बिल्कुल गलत गेम खेले बगैर भी। मैं जो ज्यादातर गेम देखता हूँ वो कार रेसिंग के गेम होते हैं, या फाइटिंग के गेम होते हैं, या ऐसे गेम होते हैं जो कि हम लोग वैसे ही बचपन से खेल रहे हैं, लेकिन
बचपन से जब हम गेम खेल रहे हैं उसमें हमें कुछ मिलता नहीं था, बस सिर्फ हम गेम खरीदते थे और अपना टाइम ही वेस्ट करते थे। लेकिन अब उन गेम खेलने के जब आपको पैसे मिल रहे हैं तो एक रियल एक ऑक्यूपेशन बन गई है। अच्छा, इसका बिफोर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे, मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहूंगा। वियतनाम और फिलीपींस दो कंट्रीज हैं जो कि लास्ट ईयर वर्ल्ड ब्लॉकचेन अडॉप्शन इंडेक्स में नंबर 1 और नंबर 2 गई थी। वो नंबर 1 और नंबर 2 इसलिए गई थी कि वहां के जो बैंक्स हैं, जो सबसे बड़ा गेम है इस वक्त क्रिप्टो इंडस्ट्री में, जिसका नाम है एक्सी इन्फिनिटी। वो गेम एक पोकीमोन जैसा गेम है और वो गेम 2020-2021 में बहुत पॉपुलर हुआ था। और उस गेम का जो टोकन है स्मूथ लव पोशन, वो वहां के वियतनाम और फिलीपींस के बैंक जो है वो बच्चों को एक्सचेंज करने देते हैं वहां की लोकल वियतनामीज डोंग और फिलीपीन पेसोस के अंदर। तो वहां की गवर्नमेंट ने ये कॉन्सेप्ट एनकरेज किया कि ठीक है बच्चों, गेम खेल लो, जो तुम लोग वहां से पैसे कमाओगे वो आके बैंक्स में डिपॉजिट भी कर सकते हो। तो आप देखें वो वियतनाम और फिलीपींस इस बात पे नंबर 1 अडॉप्शन कंट्रीज बन गई हैं और सारे एक्सचेंजेस वगैरह वहां पे सेटअप कर रहे हैं, उनकी इकॉनमी बढ़ रही है इस चीजों की वजह से। तो मेरे ख्याल से जो गेमिंग प्ले टू अर्न कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको जो है सही तरह से मेरे ख्याल से पेरेंट्स को इनकरेज समझना चाहिए। पहली बात है कि क्या है कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, और एनकरेज करना चाहिए उसके बाद, क्योंकि मेरे हिसाब से पाकिस्तान उसी लिस्ट पे नंबर 7 थी लास्ट ईयर। फिलीपींस और वियतनाम से ज्यादा होना चाहिए जितना हमारी कंट्री में वॉल्यूम है लोगों का, और जितना गेमिंग का टैलेंट तो हमें पता ही है, पाकिस्तान की गेमिंग टीम जाके ओवरसीज जो है जीतती है टूर्नामेंट। तो हमें ये कॉन्सेप्ट डेफिनेटली एनकरेज करना चाहिए Web 3.0 का भी। वेरी मच। अच्छा, बस जाने से पहले मैं एक और बात बोलना चाहूंगा जो कि मेरे ख्याल से इस वक्त इम्पोर्टेंट है बताने के लिए, कि Web 3.0 में इस वक्त आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। आजकल जो नॉन डेवलप इस वक्त स्टेज पे है, उसमें मैं देखता हूँ कि इस वक्त मैं भी काफी कंपनीज के साथ काम कर रहा हूँ और बहुत ज्यादा जरूरत है डेवलपमेंट टैलेंट की, फ्रंट एंड और बैक एंड टैलेंट की, और इवन ग्राफिक डिजाइन टैलेंट की। और जहां तक मैं वेबसाइट्स पे देख रहा हूँ बहुत सा टैलेंट ये पाकिस्तान से आ रहा है, काफी सारी कंपनीज पाकिस्तानी टैलेंट यूज कर रही हैं। तो अगर आपके पास ये टैलेंट है तो आप जाएं Fiverr.com जैसी कंपनीज पे जॉब्स ढूंढें। और मेरे ख्याल से जो इस वक्त ब्लॉकचेन मेटावर्स कंपनीज पे करने के लिए तैयार है अमाउंट, वो मेरे ख्याल से बहुत बड़े अमाउंट्स हैं कंपेयर टू जो आपको एक पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब मिल सकती है। तो मैं एनकरेज करूंगा कि इसमें पाकिस्तान ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ काफी आगे जाता जा रहा है। पाकिस्तान के बहुत सारे डेवलपर्स हैं और इनको हेल्प भी मिलनी चाहिए, वो हम किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन जो लोग इसको परस्यू करना चाहते हैं वो डेफिनेटली इन अपॉर्चुनिटीज को Fiverr.com जैसी वेबसाइट्स में जाके देखें और एक्सप्लोर करें। चले, thank you very much, Umair. I mean, you have given a lot of knowledge about Web 3.0. हम आपके साथ बाद में भी इसी तरह के प्रोग्राम करेंगे जिसमें आप मकसद ये होगा कि जो लोग पाकिस्तान में बैठे हुए हैं वो कुछ इस तरह की चीजें जो बाहर की दुनिया में हो रही हैं वो हम उनको बताएं और उर्दू जबान में बताएं। यहाँ पर मैं जी। और आप मलेशिया में हैं, लेकिन ये कि हमारी कोशिश ये है कि इस यूट्यूब के थ्रू हम ये जो प्रोग्राम है ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और वो इसको देखें। मैं जो व्यूअर है हमारे उनसे ये कहूंगा कि आप लोग जो हैं इसके नीचे कमेंट्स करें जब मैं ये लोड करूंगा, हमसे हमें बताएं कि आप क्या चाहते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं, कौन से और टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, या Web 3.0 में फर्दर आपकी कोई क्यूरी है तो वो क्या है। और इसी तरह से आप जो है इसको सब्सक्राइब कर दें और ताकि आपके पास हमारी बाकी वीडियोस भी पहुंच सके। तो थैंक यू।